इसको भी लाइट अच्छा। करना होगा बेटा। मित्रों नमस्कार। हो गया। नमस्कार आप नमस्कार। सभी का स्वागत है बिहार धन्यवाद। स्वाभिमान आंदोलन के पेज पर। मैं नीरज नयन आज अपने विशेष मेहमान के साथ उपस्थित हूं। हमारे मेहमान हैं शिक्षाविद जयकांत सिंह जय, तो मुजफ्फरपुर लंगट सिंह महाविद्यालय में प्राध्यापक हैं और मोकामा से समाज सेवी, अपने कृतियों से हर एक के दिल में बसने वाले मनोज मोल्दियार भी हमारे साथ मोकामा से जुड़ रहे हैं। नमस्कार। आज एक गंभीर विषय को लेकर हम इन दोनों लोगों से चर्चा करने वाले हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, आपकी पहचान है और आपके शब्द निर्णायक हो सकते हैं बिहार के प्रगति के लिए, बिहार के उत्थान के लिए। आपके द्वारा बताए गए शब्द हमारे लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। आमतौर पर बिहार के प्रति जो धारणा बनती है पूरे देश में, वो बिहार की राजनीति को जातिवादी, वंशवादी, अपराधी प्रवृत्ति की राजनीति और पूंजीपतियों की राजनीति, इन सब दृष्टि से बिहार की राजनीति को देखा जाता है। हम देख सकते हैं कि जाति में जब जब हम बटे हैं, बंटवारा जिस भी तरह का हो, वो समाज को पीछे धकेलता है, आगे कभी नहीं बढ़ने देता। हम याद करें आजादी के दिनों को, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी और आज हर दल फूट डालो राज करो की प्रवृत्ति से काम कर रही है। एक तरफ हम जातिवाद को मिटाना चाहते हैं, वहीं स्कूलों में, नौकरियों में हमें जाति का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, प्रमाण पत्र देना पड़ता है। इन्हीं सब गंभीर विषयों के साथ हम आज चर्चा करेंगे। हम आपके उद्गार जानेंगे। हमने आपको परिचय कराया है। मनोज मोल्दियार जी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे जो मोकामा से हैं। मनोज जी बहुत बहुत जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, बहुत बहुत तो मनोज जी आपके साथ जुड़ गए हैं और प्रोफेसर साहब शिक्षाविद जयकांत सिंह जय जो लंगट सिंह महाविद्यालय में प्राध्यापक हैं। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार नीरज नयन जी। आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज में नहीं। आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं जयकांत सिंह जय जी से शुरू करना चाहता हूं। सर, बिहार की राजनीति जातिवाद का शिकार क्यों है? हमें इससे मुक्ति कब मिलेगी? आपकी दृष्टि में क्यों ऐसा है कि बिहार की राजनीति जातिवाद के चंगुल में चली गई? इस चंगुल से हम कब तक छुटकारा पाएंगे? कैसे छुटकारा पाएंगे? मैं आपका विचार जानना चाहता हूं सर। ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि बिहार की जो राजनीति है उस पर जातिवाद, वंशवाद हावी है और यह पिछले कई वर्षों से हावी है। और हमारे यहाँ कबीर कह गए हैं कि तुम कहते कागज की लेखी और हम कहते आँखिन की देखी। तो हम लोग तो देख रहे हैं कि बिहार में जातिवाद हावी है। अगर आज़ादी की लड़ाई हम लोग लड़े और उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तब से अब तक जो लोग बिहार की राजनीति को और बिहार की जातीय चुनावी राजनीति को देख रहे हैं, परख रहे हैं, इसका अध्ययन किए हैं, तो पूरे कालखंड को 3 भाग में बांटते हैं। 1947 से 1967 तक, 1967 से 1990 तक और फिर 1990 से अभी तक। ये 3 सत्र में 3 कालखंड में बांट करके का अध्ययन किया गया है बिहार की जातीय राजनीति का। शुरू में जब देश आजाद हुआ था तो उस समय राजनीति में वैसे लोग आए थे जो इस देश के लिए स्वयं को खपाए थे। देश के प्रति, जनता के प्रति, गांव के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति उनके अंदर वो ममत्व था जिस उद्देश्य के लिए वो आजादी की लड़ाई में कूदे थे, लड़े थे। और हमारे यहाँ कई आंदोलन हुए जो राष्ट्रीय स्तर पर सफलता की ऊंचाई तक वो आंदोलन को लोग ले गए। चाहे चंपारण का यह आंदोलन हो,
वो भी शुरू किए बिहार से ही गांधी जी। चाहे वो जयप्रकाश जी का आंदोलन हो, वो भी यहीं से शुरू हुआ था। और आपको हम बता दें कि आज से 10-12 वर्ष पहले गोविंदाचार्य जी भी राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन बना करके इस जातिवाद और वंशवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए थे, और उसमें हम लोग जुड़े हुए थे। हम उस राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के प्रांतीय संयोजक थे, गोविंद जी राष्ट्रीय संयोजक थे। और बिहार से यह अलग यात्रा शुरू की गई थी कि इस जातिवाद को, इस वंशवाद को कैसे खत्म किया जाएगा। इसके लिए जन जागरण अभियान, जी जन जागरण अभियान हम लोग चलाए हुए थे। जी बोला जाए। बहुत अच्छा शहर आपने कहा कि गांधी यहीं से नेता बने, एक सिद्धांत को लेकर, एक मुद्दे को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर चले, तो गांधी को पूरे देश ने माना। जयप्रकाश जब छात्र आंदोलन किए तो जयप्रकाश के साथ हुजूम जुड़ गया। जब मुद्दों की राजनीति हम करते हैं और हम सफल होते हैं, हमने गांधी को सफल होते हुए देखा है, हमने जयप्रकाश नारायण को सफल होते हुए देखा है, तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि बिहार की राजनीति जातिवाद में फंस कर रह गई, जबकि हम सिद्धांतों की राजनीति में सफल होते रहे हैं? ऐसा क्यों हुआ सर? मैं मनोज मुदलियार जी से जानना चाहता हूं कि जब गांधी सफल हो गए, जयप्रकाश नारायण सर सफल हो गए अपने सिद्धांतों की राजनीति में, तो बिहार की राजनीति ये जाति के फंदे में क्यों फंस गई और कहां फंस गई, और इसका सिलसिला कब समाप्त होगा? मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं। जी नीरज जी, बात यहां थोड़ा रुक के समझने की है। जी हाँ। और आपका जो सवाल है कि हम या बिहार, हम मतलब बिहार, कम से कम इस चर्चा के लिए जब हम शब्द का उपयोग करें तो वो बिहार को इको करें, बिहार के बारे में ही बोलेंगे और हम बिहार बन के बोलेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हम जातिवाद या वंशवाद या जो भी आपने कहा अपराध या पूंजीवाद, इसमें फंस गए हैं या फंसा दिए गए हैं, बड़ा सवाल यही है प्रोफेसर साहब। और जैसा कि आपने कहा, कुछ आंदोलनों की चर्चा की, वो बहुत सामयिक है, क्योंकि राजनीति समाज को निर्देशित न कभी की है और न कभी करेगी। समाज तो तभी निर्देशित होगा जब समाज में बौद्धिक सत्ता स्थापित होगा, साहित्य आके अपना काम करेगा, आंदोलन होगा, और जब जब आंदोलन से उपजे हुए लोग सत्ता में आएंगे तभी समाज के लिए कुछ उम्मीद की किरण हो सकती है। लेकिन उसको भी अगर ज्यादा दिन छोड़ दिया जाए, जैसा कि आपने बताया 77 के बाद बिहार में कोई भी सामाजिक राजनीतिक आंदोलन हुआ ही नहीं, तो जड़ता तो आना स्वाभाविक। और जब हम कहते हैं कि अमुक कंस्टिट्यूएंसी फलाने जाति का है, इसका मतलब क्या होता है? लोकतंत्र में ये कितना बड़ा षड्यंत्र है। जब हम कहते हैं कि मुजफ्फरपुर या जहानाबाद या अरवल या कोई घोसी कोई एक क्षेत्र कि अमुक जाति के लिए ये मुफ्त, तो इसका मतलब क्या होता है कि उस कंस्टिट्यूएंसी में चुनाव लड़ने के अधिकार से बाकी लोगों को आप साइकोलॉजिकली वंचित कर देते हैं, उसके मन में एक डर पैदा कर देते हैं कि आप तो अमुक जाति के हैं, आप तो यहाँ कभी राजनीति करेंगे नहीं। ये षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है नीरज जी, समझने की बात इसको। और दिक्कत बिहार जातिवाद के चंगुल में फंस गया है, ऐसी बात नहीं। बिहार में राजनीति करने वाले जो दल है वो अपने आप को एक दलीय, एक जातीय आवरण में, वो उनके लिए आसान पड़ता, मुफीद पड़ता है। क्यों बिहार में होती है M-22 समीकरण की बात? M-22 समीकरण तो बहुत चला, लेकिन ये जातिगत समीकरण है क्या? जहां तक प्रोफेसर साहब भी हैं, और मैं पूरे दुनिया के सामने, पूरे बिहार के सामने छाती ठोक के इस चीज को कहना चाहता हूं, M-22 समीकरण को थोड़ा समझो। जाति का तो सीधा अर्थ होता है पेट से, जिस काम को करके हम अपना पेट भरते हैं वही हमारी जाति है। जब दुनिया में लोहा ही नहीं था तो लोहार जाति कहाँ से होगा सर? जब सोना ही नहीं था तो सोनार जाति कहाँ से होगा? पेट भरने का उपक्रम बनते गया, जातियां बनते गई। और ये M-22 समीकरण क्या है? बाई मतलब क्या? बाई यादव जाति को रिप्रेजेंट करता है, जिसके जीवन यापन का आधार गौ पालन है सर, वो गाय पालता है।
और एम मतलब क्या होता है? जिसके खाने का एक प्रिय व्यंजन गाय होता है। ये समीकरण बिहार में बन जाता है और इस पर कोई बात नहीं होती है, कोई विमर्श नहीं होता, कोई संवाद। ये बन गया समीकरण है या बना दिया गया समीकरण? बनाया गया समीकरण समीकरण तो हमारा है। अगर हम खेती अकेले, मेरी खेती तो हो नहीं सकती। दुनिया के अंदर कोई एक जाति छाती ठोक के ये नहीं कह सकता है कि उसको किसी अन्य जाति से मतलब नहीं है। अगर सवेरे दाय नहीं आए तो हमारे घर में चाय नहीं बनती। रोजी रोटी का संबंध है। सवारे ड्राइवर नहीं आए तो आपका खेत नहीं जुतेगा। आपके फसल को कौन काटता है, कौन लाता है? उसमें एक विभेद पैदा किया गया, एक दूसरे के सामने खड़ा किया गया। जिसका रोज का संबंध है, जिसका रोजी रोटी का संबंध था, उसको राजनीतिक रूप से दुश्मन खड़ा कर दिया गया। और जिसका कहीं कोई पेशा नहीं मिलता है, उसको दोस्त बना दिया गया। इस षड्यंत्र को कैसे उजागर कीजिए? जातियां कहाँ नहीं? बिल्कुल आपने सही कहा है कि राजनीति के लिए, सत्ता के लिए समाज में सद्भाव को तोड़ दिया गया, समाज के जुड़ाव को तोड़ा गया है, जातिवाद में खंडित किया गया है। मैं देख रहा हूं मनोज जी की परोक्ष रूप से हर विधानसभा किसी न किसी जाति के लिए सुरक्षित है। हम कहने को कह सकते हैं कि ये सुरक्षित क्षेत्र है अनुसूचित जनजातियों के लिए, जो मानक के तौर पर बिहार में लोकसभा और विधानसभा में दिए जाते हैं। लेकिन आज हर दल की कॉपी में एक ऐसी कॉपी बनी हुई है, एक ऐसा रजिस्टर बना हुआ है जिसमें हर विधानसभा को वो जातिगत दायरे में समेट कर रखे हुए हैं और उसी जाति के लोगों को वहां टिकट दिया जाता है। ऐसे में विकास को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं कि निश्चित जाति के लोग ही, चाहे वो पढ़े लिखे ना हो, चाहे वो कोई विद्वता न रखते हो, प्रतिभा को बांध दिया गया है और अपराध का सहारा लेकर बिहार की राजनीति को चलाई जाती है। राजनीतिक दलों ने अपराध का सहारा लिया, लेकिन चुनाव आयोग ने आज अपराधियों पर अंकुश लगाया है। अंशतः हमने उसको कुछ अंशतः देखा है कि उसमें कुछ व्यवस्था आई है कि हम अपराधियों को रोक रहे हैं चुनाव लड़ने से। लेकिन ये वंशवाद की जो राजनीति है कि नहीं, ये इनके पिता अगर हैं राजनीति में तो उनके पुत्र भी होंगे, उनके पौरपत्र भी होंगे और अच्छे लोग हाशिए पर रहेंगे। तो ऐसे में बिहार की राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी? मैं जयकांत सरसी से सुनना चाहता हूं, आपकी दृष्टि में ये वंशवाद की राजनीति थमनी चाहिए, नहीं थमनी चाहिए, क्या होना चाहिए? नहीं, अभी जो मनोज जी बात कर रहे थे या आप जो कह रहे हैं, यथार्थ को समझना होगा कि जातिवाद तो है। अब जो भी हम आदर्श को सामने रख करके बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दें कि एक केंद्रीय मंत्री आज बोल रहा है कि बिहार के डीएनए में जाति है। यहाँ के विधानसभा में कई बार बड़े बड़े ऊंचे ओहदे पर रहने वाले मंत्री और मुख्यमंत्री बोल चुके हैं। अभी ये जो सरकार है बिहार की, दो बार विधानसभा में चुनाव के मुद्दा को ध्यान में रख करके या जिस कारण से भी जो जनगणना 21 में होना है, जातीय आधार पर जनगणना हो, ये नारा चलाया जा रहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये तमाम चीजें चलाई जा रही है एक आम जनता के बीच में और ये गणित बनाया जा रहा है। एमवाई समीकरण की बात कर रहे थे कि यादव भाई लोग गाय पालते हैं और एम वाले लोग उसको मुस्लिम लोग खाते हैं, लेकिन यहाँ इस बात को नहीं दिखाया जा रहा है। यहाँ तो संख्या देखी जा रही है कि यहाँ 14% से अधिक यादव हैं और लगभग 16-17% मुसलमान हैं। तो इनको मिला करके हम सरकार बना लेंगे। लालू जी 90 में आए, उसको एमवाई समीकरण चलाए, उसके बाद ये 51% ओबीसी को लेकर के और ये 4% कुर्मी और कोयरी का वोट और कुशवाहा का वोट सब रात दिन जोड़ा जा रहा है कि राजपूत का 5.2% है, ब्राह्मण का 5.7% है, तो भूमिहार का 4.9% है। ये रात दिन जोड़ने वाला जोड़ रहा है, समीकरण बना रहा है। और अब तो जाति की बात हटा दीजिए, जाति में भी जो जीत सकता है, जिसके पास पैसा है,
योग्य प्रत्याशी को, योग्य व्यक्ति को पार्टी में एंट्री नहीं है, क्योंकि वो उनकी बात नहीं सुन सकता है। हमारे यहाँ शिक्षा पर भी उस तरह की बात नहीं की जाती है। साहित्य का क्षेत्र तो बहुत दूर दूर की बात है। तो इसके लिए चुनावी राजनीति से हट करके नौजवानों को हर वर्ग से, हर जाति से अच्छे लोगों को चुनना होगा। एक जन जागरण अभियान चलाइए कि भाई क्या है, कैसे लोग जमे हुए हैं। जिस सिस्टम में हम जी रहे हैं कि इसमें लोहार का बेटा बाटा नहीं हो सकता है, चमार का बेटा टाटा नहीं हो सकता है। जो पहले से जमे हुए हैं वही रहेंगे। युवा राजनीति की बात होगी, लेकिन कौन युवा? लालू यादव का बेटा युवा, सोनिया गांधी का बेटा युवा, अखिलेश युवा, ऐसे लोग ही रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ मनोज जी के साथ, मैं मनोज जी के साथ जुड़ना चाहता हूं। ठीक है सर, मैं मनोज जी के साथ जुड़ना चाहता हूं। मनोज जी ये बताइए कि बिहार की राजनीति अपराधियों के लिए अभयारण्य क्यों है? कुछ विधानसभा तो ऐसे हैं बिहार के जहां हर एक दल के लोग ऐसे ही लोगों को लड़ाते हैं। क्या वहां की जनता भी यही चाहती है कि अपराधियों का अभयारण्य क्षेत्र बना रहे, वहां अच्छे लोग, शिक्षित लोग, प्रतिभाशाली लोग, प्रतिभावान लोग राजनीति नहीं करें? तो ये कब तक कोई विधानसभा अपराधियों का अभयारण्य बना रहेगा? और हर एक दल के पास ये चिन्हित विधानसभा होते हैं। मनोज जी। जी 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 सर। नीरज जी, कोई भी बात, मैं आप ही से ये सवाल रख रहा हूं। हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं। और कोई भी थ्योरी, कोई भी सिद्धांत, कोई भी परमुटेशन, कॉम्बिनेशन राजनीतिक क्षेत्र में तब तक लागू नहीं होगा जब तक उसमें जीत का गारंटी नहीं होता। इसको जल्दीबाजी रहता है राजनीतिक दल को कि वो जीतने वाला समीकरण बनाए। वहां समस्या नहीं है। राजनीतिक दल क्या करता है उस पर ज्यादा बहस करने का जरूरत नहीं है नीरज जी। अगर ईमानदार कोशिश करना, जैसा कि प्रोफेसर साहब भी कर रहे थे, हम तो सारा दोष, सारी कमी अपने में देखते हैं। जब हमको हमारे साथी में कोई चीज दिखता है, कोई प्रतिभा दिखती है। हाँ हाँ, जा रही है आवाज? हेलो, बोलिए जी, बोलिए। जरूरत है, हमने बोलना बंद कर दिया नीरज जी। हमने संवाद को खत्म कर दिया। हम चापलूस हो गए। हम नेता के आगे पीछे घूमने लगे, जन सरोकार की बात नहीं करने लगे। हम राजनीतिक नेताओं के महत्वाकांक्षा के लिए उसके पीछे लगने लगे। यहाँ बीमारी है। कोई आप बताइए ना कि कौन सा ऐसा अपराधी है जो यहाँ एस्टेब्लिश हो गया? वो तो जिसको सत्ता शासन में जाना उसका भी प्रयोग करते हैं, यूज एंड थ्रो है। सारे लोग चले गए, किन्हीं का नाम आप नहीं ले सकते, या उन्होंने अपना शैली बदल लिया। वहां विमर्श को ले जाने की जरूरत नहीं है। हमको यह गीत अब नहीं गाना है कि जातिवाद, अब वंशवाद, या अब सारे दल, जहां आप किसी दल का नाम लें तो एक जाति उसके साथ में साइमल्टेनियसली दिमाग में उभरता है, वहां और क्या बात कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो बोलना बंद कर दिए ना। हम अगर कोई एक क्षेत्र, कोई एक राजनीतिक दल कहता है कि नहीं ये अमुक जाति के लिए रिजर्व है, यहाँ फलाना ही कैंडिडेट जीत सकता है, तो बाकी अन्य दल से कार्यकर्ता बनाने की उसकी जरूरत कहाँ है? तो ये वो बाकी दल, बाकी जाति के कार्यकर्ता जो उस दल में है, वो झंडा उठाना क्यों छोड़ देते हैं? नहीं, उनको छोड़ देना चाहिए ना। अगर एग्जाम्पल के लिए कहे कि XYZ कोई एक कंस्टिट्यूएंसी, यहाँ किसी एक खास मनोज जी, मैं एक नई बात आपसे मैं एक नई बात आपसे कहना चाहता हूं। मनोज जी हाँ कहिए। हाँ, मैं एक नई बात आपसे कह रहा हूं कि जातिगत राजनीति को तभी हम लगाम दे सकते हैं, हम विश्वास में जनता को तभी ले सकते हैं। आरक्षण की बात आती है तो जो पिछड़े हुए हैं, दलित हैं, जिन्हें जरूरत है आरक्षण की, बीच बीच में आरक्षण की ऐसी बात आए कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, तो लगता है कि जाति से जुड़े हुए लोग वही आरक्षण के तलबगार हैं, वही आरक्षण को संपोषित कर सकते हैं, वही सुरक्षित रख सकते हैं।
हाँ, समाज की हेलो हेलो। उनका नेटवर्क लगता है कि नीरज नयन जी क्या कट गया है। आप मनोज जी ही आप अपनी बात कंटिन्यू। कर सकते हैं, आप मनोज जी नहीं नहीं, बोलिए। आप, मेरा नहीं सीधा अभी कहना है सर। जी हाँ, जी जी मेरा एक ही कहना है और एक ही अपील है। हम दल के अंदर भी आवाज उठाते हैं और समाज में भी आवाज उठाते हैं। आप लोग से भी अपील करेंगे कि हमारे सरोकार का जो विषय आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण पर चर्चा क्यों नहीं होती है? आरक्षण पर चर्चा से आखिर कौन भागता है? क्यों नहीं चर्चा होना चाहिए कि जिसके लिए आरक्षण है उसको मिला क्या? छोड़ दीजिए आरक्षण। अभी हमको सही पता बात। है कि 139 ऐसा जन कल्याणकारी योजना केंद्र सरकार चला रही है। 139 कितने के बारे में लोगों को पता है? आप राजनीतिक सही बात। कार्यकर्ता हैं, चुनाव लड़ने के लिए तो बांह समेट रहे हैं, लेकिन आप ईमानदारी से बताइए कि आपको पता, किसी भी दल का आपको पता है कि केंद्र सरकार गरीबों के लिए या अन्य लोगों के लिए कौन 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 सी योजना चला रही है? उस वो बिल्कुल योजना जिसके लिए है उस तक पहुंचती है भी कि नहीं पहुंचती है? नहीं नहीं पहुंचती। पहुंचती है तो आप क्या करते हैं? आप केवल सवाल पैदा कीजिएगा, केवल सवाल उठाइएगा। आप अपने आप को क्यों, आप गांधी की बात सुनी गई और आपकी बात नहीं सुनी गई? क्यों लोगों ने जयप्रकाश को सुना? आप अपना प्रासंगिकता तो देखिए। राजनीति में कार्यकर्ता अपने आप को कहां ले जाके खड़ा कर दिए। बिना कार्यकर्ता का कोई किसी भी राजनीतिक दल का कोई अधिष्ठान चल सकता है क्या? लेकिन आप कहां खड़े हैं? आप चापलूसी में खड़े हैं। आप हाथ जोड़ के चापलूसी में खड़े हैं कि हमको टिकट मिल जाए। अरे आप उसके लिए जिस दिन राजनीति करना शुरू कीजिएगा, जिधर इशारा गांधी ने किया था, वो अंतिम आदमी। रामायण में सर एक चौपाई है, मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा, और मेरे लिए राजनीति का अर्थ वही है। मूक होए बाचाल, मूक होए बाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन, जाहि दिन। मूक होए बाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन। तो जिसको पता नहीं है कि हम क्या बोले अपने दर्द के बारे में, बिहार में कितने नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है कुछ मनोज राहत जी। नहीं मिला, ठीक है। हमको, हम क्यों नहीं साथ आते हैं? बिहार के बुद्धिजीवी एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आते? मेरा चल रहा है स्वाभिमान, बिहार स्वाभिमान आंदोलन, किसी का स्वर्ण का चल रहा है, किसी का भू मंत्र चल रहा है, किसी का क्या चल रहा है, कुर्मी चेतना रैली है। अरे कहीं भी चेतना है, उस चेतना को समेटते क्यों नहीं हो? अगर तुम अंतिम आदमी के लिए बोलते हो तो एक साथ क्यों नहीं आते हो? तुम्हारे मनसा पर प्रश्न चिन्ह है। तुम भी उसी तरह के राजनीति के लिए मुफीद हो, तुम उसके हित के संरक्षण के लिए हो। तुम जिस दिन जनता के सरोकार की बात बोलने लगोगे उसी दिन तुम में लोगों को अल्लामा इकबाल दिखेगा, मीर दिखेगा, दिनकर दिखेगा, अज्ञेय दिखेगा, नागार्जुन दिखेगा। आज बोल सकते हो जो नागार्जुन ने बोला, इंदू जी क्या हुआ आपको? बोलते हो? बोल सकते हो? नहीं बोलते हो तो दोष किसको देते हो? जब तुम बोलते ही नहीं हो तो सुनाना किसको चाहते हो? और तुम अगर बोलते हो तो किसकी बात बोलते हो? क्यों बोलते हो? और बात लोगों का काम केवल अब इतना भर थोड़े रह गया कि इसको उखाड़ो। अरे राजनीति में कितना उखाड़े, उखाड़ तो रहे हैं। अंग्रेज को पहले उखाड़े, कांग्रेस को उखाड़े, राजद को उखाड़े, किस किस को उखाड़ोगे? कहां तक उखाड़ोगे और लाओगे किसको? एक हेलो बौद्धिक आंदोलन की बिहार को हेलो। जरूरत है बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल निरपेक्ष होके इसके लिए आना पड़ेगा आगे। आज हेलो। नहीं आओगे तो इतिहास में दफन हो जाओगे। ऊंची ऊंची और हाँ बड़ी हाँ बड़ी बात करने से काम नहीं चलने वाला है। अगर दिल में आग है, क्या कहा हो, कहीं हेलो। भी आग तो वो आग जलनी चाहिए। मेरी बात हाँ क्यों नीरज जी। सुनोगे? हाँ नीरज जी आवाज तुम आ रही अपनी है, बात बोलिए। करो, तुम अपनी जी, बात करो। जन नहीं तकनीकी सरोकार का कारणों से मैं बात
अवरुद्ध था चर्चा से। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। नीरज जी बोलिए अभी। हेलो। हाँ हेलो। नहीं होगा, प्रॉब्लम आ गया। हेलो। नहीं सबका फंसना। हाँ आवाज आ रही है। तो मनोज जी आवाज आ रही है? जी सर, बहुत अच्छी तरह से। नहीं नहीं, तो आप जो प्रश्न आपका है या जो आप समाधान बता रहे हैं वही समाधान है। अभी फिलहाल ये जो आंदोलन, बिहार स्वाभिमान आंदोलन करके या जो भी लोग चला रहे हैं, आंदोलन के नाम पर जनता अब तक इतनी बार ठगी जा चुकी है कि अब तो उस पर भी विश्वास नहीं हो रहा है। सब तो आंदोलन से ही निकले। लालू जी भी जेपी आंदोलन से ही निकले हैं, चाहे नीतीश जी निकले हों, रामविलास जी निकले हों, चाहे दिल्ली में केजरीवाल जी निकले हों, ये तमाम लोग आंदोलन से ही निकलते हैं। और जिस लड़ाई को लड़ करके लड़ने के लिए हम लोग आगे आते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के संपूर्ण क्रांति और तमाम चीज को लेकर जेपी आंदोलन हुआ था, लोकपाल को लेकर के दिल्ली में आंदोलन हुआ, और यहाँ जो नेता 3 अभी हमारे बिहार में हैं, घुमा फिरा करके वही रहते हैं राजनीति में, चाहे केजरीवाल जी हैं, फिर उसी में लोग फंसते हैं, वहीं धंसते हैं। तो अभी जब हम बात उठाएंगे तो हम पर, आप पर लोगों की दृष्टि है, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो जो भी अच्छे लोग हैं, युवा पीढ़ी है, उसको जा करके जगाना होगा। एक बहुत बड़ा अभियान, आंदोलन चलाना होगा कि चुनावी राजनीति से हट करके, हो सकता है कि एक पीढ़ी इसमें खप जाए। व्यवस्था परिवर्तन की बात है, इसमें सिस्टम में इतना छेद है, इतना भेद है कि बहुत भयानक स्थिति है, जितना हम आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक अच्छा उम्मीदवार चुनाव लड़ करके विधानसभा नहीं पहुंच सकता है, पहुंच भी सकता है तो उसकी हत्या हो सकती है। समाज को इतना 70 साल में भ्रष्ट किया गया है कि जनता है ही नहीं। यहाँ तो जाति है, यहाँ क्षेत्र है, यहाँ भाषावाद है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। भेद डाल करके ये जो राजनीति कर रहे हैं लोग, और सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, इन लोगों के लिए समाज में जाना होगा। और कोई भी दल या कोई भी बहुत बड़ा नेता है, उसके लिए मजबूरी बनना होगा। जनता आपकी आवाज सुने कि ये मेरा प्रतिनिधि हो सकता है। प्रतिनिधि ऊपर से प्रत्याशी चुन करके नहीं आवे, जनता के अंदर से, जो केजरीवाल भी कहते थे और गांधी भी कहते थे कि अंदर से बात आनी चाहिए। ऊपर से जो उतर करके वायुयान से, हेलीकॉप्टर से, पैसा के बहाने, पैरवी के बहाने, जाति के आधार पर लोग आ जाते हैं और जनता को मजबूरी हो जाती है। नोटा भी निष्फल हो गया, नोटा का भी कोई परिणाम नहीं हुआ। अब राइट टू रिकॉल की बात हो रही है। आज सारी सुविधाएं, सब कुछ इन राजनेताओं को है, हर सेक्टर में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र में, तो शिक्षा क्षेत्र में भी हूं, वहां भी देख रहा हूं कि राजनीति किस तरह से हावी है। वहां भी जातिवाद है, वहां भी पैसावाद है, वहां भी पूंजीवाद है। बहुत तरह की भयानक स्थिति है कि हमारे माथे पर कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। इस तमाम चीजों पर विचार विमर्श, ये बिहार स्वाभिमान आंदोलन अगर चलाए तो बिहार की जमीन से बहुत कुछ हुआ है, अभी भी संभव हो सकता है। ये आंदोलन ईमानदारी पूर्वक हर वर्ग से, हर जाति से, चूंकि महत्वाकांक्षा को इस तरह से जगाया गया है कि योग्य व्यक्ति नहीं आ सकता है, जाति को ही लोग देखेंगे। आप लाख किसी क्षेत्र में काम कीजिए, लेकिन आपके लोग वहां नहीं है, आपके वोटर वहां नहीं है, तो आप हार जाइएगा। लोग कहते हैं कि गांधी अगर आज चुनाव लड़े तो उनका जमानत जब्त हो सकता है। ये कल्पना में लोग बात कहते हैं, लेकिन गांधी जैसा व्यक्ति आज आ जाए तो फिर वह उसी मजबूती के साथ लड़ेगा। जब प्रकाश आ जाए उसी मजबूती से लड़ेगा। एक फिजा बनाने की जरूरत है और मिलजुल करके इस व्यवस्था के खिलाफ किस तरह के लोग राजनीति में आए हैं, उस पर सोचना होगा कि ये पूंजी पैसा, इतना पैसा चुनाव में लगता है कि कोई ईमानदार कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता है। वो कहां से टिकट खरीदेगा?
तरह तरह की बातें होती है राजनीति में। हम तो अंदर जाकर के भी देखे हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। कार्यकर्ता को हटा पीछे कर दिया जाता है, पैसा लेकर के दूसरे दल के लोग टिकट लेकर के आ जाते हैं। तमाम तरह की विकृतियां आज की भारतीय राजनीति में है, बिहार की राजनीति में भी है। इसलिए इस पर गहनता से आगे भी बात करना चाहिए। बहुत अच्छा आपने सर कहा, और मैं समझता हूं कि इस परिचर्चा के बाद समाज में एक नई चेतना आए। समाज यह सोचे, राजनीतिक दल यह सोचे कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है। हमें इस दिशा से रोकना होगा। हमें बिहार के विकास के लिए इन सब से ऊपर उठकर नई दृष्टि से पुनः सोचना होगा। बिहार के नवनिर्माण के लिए हमें एक नई दौर में शामिल होना होगा। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज जी से मैं सुन लेना चाहता हूं। एक मिनट। जी हाँ, सर ने बहुत बढ़िया विषय उठाया। उसमें कुछ चीज छूट रहा है मेरे हिसाब से, उसी को मैं सप्लीमेंट कर देना चाहता हूँ। जैसा कि आपने केजरीवाल का बहुत बार उदाहरण दिया, मैं केजरीवाल का उदाहरण नहीं देता, और केजरीवाल से हमको उम्मीद भी नहीं है। हमको तो उम्मीद है कि जब अन्ना का आंदोलन चला, उससे कुछ लोग निकले और वो चले गए शासन में। तो शासन में जाने के बाद जो शासन का स्वभाव होता है वो तो होगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि उस आंदोलन के बाकी लोग जो शासन में नहीं जा सके, वो आज कहाँ है आज किरण बेदी, कुमार विश्वास कहाँ है, प्रशांत किशोर कहाँ है, योगेंद्र यादव कहाँ है, कल तक साथ थे, आज कहाँ है। ठीक है, उससे कुछ लोग चले गए शासन में। वही हाल मैं पूछता हूँ 77 के आंदोलन में। हम बार बार जब चर्चा होती है बिहार में, तो सिर्फ 3 नेता का नाम क्यों लेते हैं? लालू प्रसाद यादव, रामविलास जी और नीतीश कुमार जी। और उस आंदोलन में लोग नहीं थे क्या? रविशंकर प्रसाद नहीं थे क्या? सुशील कुमार मोदी नहीं थे? कैलाश जी उस समय कहां थे? और लोग कहां थे? किस षड्यंत्र के तहत इन लोगों का नाम नहीं लिया जाता? बाकी लोग कहां थे? केवल 3 नाम हम क्यों लेते हैं बार बार, जब 77 ऐसा करके? और जो 77 की प्रासंगिकता क्या रह जाती है, लालू प्रसाद बताए। 77 में आप नेता बनते हैं तो उस आंदोलन के साथ आप कितना न्याय करते हैं? आप किसी नेता के बारे में चर्चा करना बंद कर दें। मेरा अपील सिर्फ यही है, कोई आपके चर्चा के लायक नहीं है। आपके चर्चा के लायक तो वो दर्द है जो बिहार भोगता है। आज कितने लोग आ गए पैदल बिहार। आज यहाँ के किसानों के दर्द के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं जितना हम लालू प्रसाद जिंदाबाद या मुर्दाबाद में समय लगाते हैं? हम अपनी बात क्यों नहीं करते? हम अपनी बात करना कब शुरू करेंगे? एक कार्यकर्ता के रूप में मेरी जो बात है, एक आम आदमी के रूप में मेरी बात क्या है, एक युवा के रूप में युवा बिहार क्या सोचता है, आज इस पर विमर्श क्यों नहीं होता? इस पर सेमिनार क्यों नहीं होता? क्यों हम नेता के पीछे भागते हैं? जो खुद किसी भी तरह से अपने आप को सत्ता में बनाए रखने का उपक्रम 24 घंटा करता हो, उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? उससे उम्मीद मत पालिए, खुद में आगे आइए। बिहार में क्या यही मुट्ठी भर 10-25 आदमी जिसका नाम लेते हैं उसी के भरोसे बिहार है क्या? बिहार के जो इंटेलिजेंसिया क्लास है वो अमेरिका में नहीं है, वो इंग्लैंड में नहीं है, वो दिल्ली में नहीं है। कहाँ है हमारे सारे बौद्धिक लोग? क्या उनका घर नहीं है? उनकी जिम्मेदारी नहीं है? केवल मेरा मकान जल रहा है, केवल मेरे पेट में आग लगी हुई है, वो लोग कहाँ हैं? सही कह रहे हैं मनोज जी आपका कहना बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही मनोज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ आलोचना करना बड़ी बात नहीं, आप समाधान ढूंढे। जिस घर से एक नेता नहीं निकल सकता, लोग अपने बच्चे को नेता नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन नेता की नैतिकता पर सवाल करते हैं। लोग अपने बच्चे को जवान नहीं बना सकते, लेकिन जवानों से सवाल जरूर करेंगे। इस तरह की जब तक प्रवृत्ति रहेगी, हम आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते हैं। हमें सोचना होगा, समझना होगा कि हम अगर देश को बढ़िया नेतृत्व देना चाहते हैं तो अपने घर से एक अच्छा नेतृत्व दें। हमें अगर सीमा पर चौकसी अच्छी करनी है तो हमें अपने घर से एक जवान देना होगा। हमें
अच्छे उत्पादन लेना है तो अपने घर से एक अच्छा किसान देना होगा, हमें अच्छे स्वास्थ्य सेवा लेना है तो अपने घर से एक डॉक्टर बनाना होगा। लेकिन लोग ऐसा नहीं सोचते, लोग आलोचना करते हैं, सिर्फ दूसरे की क्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर समाज अपने व्यक्तिगत अपनी बात को समझ ले कि हम क्या दे सकते हैं तो निश्चित रूप से बिहार बदलेगा, देश बदलेगा। आप लोग इस परिचर्चा में शामिल हुए, अपना बहुमूल्य समय दिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी नीरज बहुत नयन बहुत जी, धन्यवाद आपको। मनोज जी को भी, सबको फिर नमस्कार। एक नई चर्चा के साथ हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा। जी जी नमस्कार। धन्यवाद जरूर जी, जरूर। धन्यवाद। जी जी।